हेलो स्टूडेंट्स, हम आप डिस्कस कर रहे थे स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, तो हमने देखा कि जो प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स होते हैं वो एक्स्ट्रा गोनाडल इन ओरिजिन होते हैं। प्रिमोर्डियल जर्म सेल कैसे हैं? एक्स्ट्रा गोनाडल इन ओरिजिन। प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स होते हैं एक्स्ट्रा गोनाडल इन ओरिजिन होते हैं। एक्स्ट्रा गोनाडल इन ओरिजिन होते हैं। इस बात का मतलब ये हुआ प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स एक्स्ट्रा गोनाडल इन ओरिजिन होते हैं। इस बात का मतलब ये हुआ कि गोनाड्स में इनका फॉर्मेशन नहीं होता, तो फिर कहाँ होता है भाई? तो फिर आपके प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स बनते हैं यॉर्क सैक में। कहाँ पर बनेंगे? यॉर्क सैक में बनते हैं। यॉर्क सैक से बन के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में आते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में आकर के प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स बनाते हैं मेल जर्म सेल या फिर स्पर्मेटोगोनिया। प्लूरल हो गया, सिंगुलर में हम स्पर्मेटोगोनियम बोलते हैं। फिर जो आपके स्पर्मेटोगोनियम है माइटोटिक डिवीजन करके कंटिन्यूसली डिवाइड होंगे, नंबर्स में इंक्रीज होते रहते हैं। दो तरीके के स्पर्मेटोगोनियम हमने पढ़ा था, ए टाइप के बनते हैं, बी टाइप के बनते हैं। जो बी टाइप वाले हैं वो एंटर करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, जबकि ए टाइप डिवाइड होकर के फिर से बनाएंगे ए टाइप एंड बी टाइप। डी टाइप साइज में इनलार्ज होगा, साइज में इनलार्ज होकर के या फिर से एंटर करेगा किसमें? स्पर्मेटोजेनेसिस में। मींस ये साइज में इनलार्ज होंगे, मियोसिस 1 होगा, मियोसिस 2 होगा, फाइनली जाके बनते हैं स्पर्मेटिड्स या फिर स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन हो जाता है। ये बात हम आपने पहले समझी है। नेक्स्ट देखते हैं हार्मोन्स कैसे कंट्रोल करते हैं इस प्रोसेस को। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से बनता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स, GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। GnRH एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पर। GnRH एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा, तो एंटीरियर पिट्यूटरी बनाती है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स एक्ट करते हैं सर्टोली सेल पर, जबकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स काम करते हैं लीडिंग सेल पर। ये काम करेंगे लीडिंग सेल पर। तो लीडिंग सेल सिंथेसाइज करेंगे, सिक्रीट करते हैं ग्रुप ऑफ हार्मोन्स जिन्हें हम एंड्रोजन हार्मोन बोलते हैं, जिन्हें हम एंड्रोजन हार्मोन बोलते हैं। और इस ग्रुप ऑफ हार्मोन्स एंड्रोजन का मेन हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। क्लियर? इधर सर्टोली सेल क्या करते हैं? सर्टोली सेल बनाएंगे या फिर रिलीज करेंगे इनहिबिन हार्मोन। सर्टोली सेल बनाते हैं एंटी म्यूलेरियन हार्मोन्स, ये बनाएंगे एंटी म्यूलेरियन हार्मोन और बनाएंगे एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एक बार देखते हैं, फिर काम की बात करते हैं। हाइपोथैलेमस ने सिक्रीट किया GnRH। GnRH काम करेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी पर, तो एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करेगा FSH, LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। FSH एक्ट करेगा सर्टोली सेल पे, जबकि LH एक्ट करता है लीडिंग सेल्स पर। लीडिंग सेल सिंथेसाइज करेंगे, सिक्रीट करेंगे अ ग्रुप ऑफ हार्मोन्स एंड्रोजन, और एंड्रोजन का मेन हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। यहाँ पे जो आपके सर्टोली सेल है, सर्टोली सेल बनाएंगे इनहिबिन हार्मोन, एंटी म्यूलेरियन हार्मोन, और सर्टोली सेल बनाएंगे एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। जो एंड्रोजन हार्मोन बना, यह हार्मोन एक्ट करेगा स्पर्मेटोगोनियम। कौन से सेल पे काम करेंगे? ये काम करेंगे स्पर्मेटोगोनिया, प्लूरल हो गया, स्पर्मेटोगोनियम सिंगुलर। तो ये सेल करेंगे क्या? कौन सी प्रोसेस? प्रोसेस होगी स्पर्मेटोजेनेसिस, और स्पर्मेटोजेनेसिस करके फॉर्मेशन होता है स्पर्म का। क्लियर? तो लीडिंग सेल ने काम किया, लीडिंग सेल ने बनाया एंड्रोजन हार्मोन्स। एंड्रोजन हार्मोन स्टिमुलेट करेंगे प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस को। कैसे? स्पर्मेटोगोनियम को स्टिमुलेट करेंगे, स्पर्मेटोगोनियम स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस करके बना लेंगे स्पर्म्स, जबकि सर्टोली सेल ने बनाया इनहिबिन हार्मोन,
एंटी म्यूलेरियन हार्मोन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बना दिया। इनहिबिन हार्मोन इनहिबिट करता है एफएसएच को, ये इनहिबिन हार्मोन इनहिबिट करते हैं रिलीज ऑफ एफएसएच को, जबकि एंटी म्यूलेरियन हार्मोन इनहिबिट करता है, एंटी म्यूलेरियन हार्मोन्स इनहिबिट करता है फॉर्मेशन ऑफ म्यूलेरियन डक्ट। ठीक, इधर इस बात को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। जो आपका म्यूलेरियन डक्ट है वो फीमेल में बनता है, म्यूलेरियन डक्ट ही फॉर्म करते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल स्ट्रक्चर इन फीमेल, म्यूलेरियन डक्ट फॉर्म करता है, जबकि मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन वोल्फियन डक्ट से होता है। तो जो आपका एंटी म्यूलेरियन हार्मोन है इसको सर्टोली सेल बनाएंगे और ये हार्मोन इनहिबिट करेगा फॉर्मेशन ऑफ म्यूलेरियन डक्ट इन मेल, मेल में म्यूलेरियन डक्ट को बनने को एंटी म्यूलेरियन हार्मोन्स रोकेगा। अगर म्यूलेरियन डक्ट के बनने को रोका गया तो किसके बनने को प्रमोट किया जाएगा, वोल्फियन डक्ट को। तो फिर फॉर्मेशन होगा मेल सेकेंडरी सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स का, मेल सेकेंडरी सेक्सुअल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन नहीं होगा क्योंकि एंटी म्यूलेरियन हार्मोन ने म्यूलेरियन डक्ट के बनने को रोक दिया। नेक्स्ट, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन एंड्रोजन हार्मोन्स के साथ जुड़ते हैं, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन एंड्रोजन हार्मोन के साथ जुड़ेंगे, इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देते हैं। जब इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो रेट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस भी इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है। तो हमें पता है, हमने स्ट्रक्चर पढ़ रखा है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर आपके पाए जाएंगे मेल जर्म सेल्स और अंदर पाए जाएंगे सर्टोली सेल। और ये जो हार्मोन्स हैं, ये जो हार्मोन्स हैं इनको काम कहाँ करना है, अंदर जाके काम करना है। तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को डिफ्यूजन की प्रोसेस से क्रॉस करके अंदर जाएंगे और इस तरीके की प्रोसेस को स्टिमुलेट कर देते हैं। तो फाइनली एक बार फिर से हाइपोथैलेमस जीएनआरएच बनाया, जीएनआरएच एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी एफएसएच एलएच, एफएसएच सर्टोली सेल, सर्टोली सेल बनाएगा इनहिबिन हार्मोन, एंटी म्यूलेरियन हार्मोन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स। इनहिबिन एफएसएच की एक्टिविटी को इनहिबिट करेगा, जबकि एंटी म्यूलेरियन हार्मोन म्यूलेरियन डक्ट के फॉर्मेशन को इनहिबिट करेगा इन मेल, जबकि एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन एंड्रोजन हार्मोन के साथ मिलकर इसको कॉन्सेंट्रेट करेंगे, तब रेट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इंक्रीज कर जाता है। क्लियर? स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म्स, स्पर्म्स कैसे बने हैं हमें पता है। स्पर्म के अगर स्पर्म को डिवाइड करें तो मेनली उसके 4 रीजन है, हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। 4 रीजन में स्पर्म डिवाइड होता है, हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल रीजन में डिवाइड है। कुछ इस तरीके से ये स्पर्म का हेड वाला रीजन हो गया, स्पर्म का हेड वाला रीजन। हेड वाला रीजन को हम, हेड वाले रीजन को हम 2 पार्ट में बांट लेते हैं, 2 भागों में बांट लेते हैं। एक तो उसका एंटीरियर पोर्शन, एंटीरियर, दूसरा कहलाएगा पोस्टीरियर। स्पर्म हेड के एंटीरियर पोर्शन में कैप लाइक स्ट्रक्चर एक्रोसोम पाया जाता है। एक्रोसोम गोल्गी बॉडी से डिराइव होते हैं और इन एक्रोसोम्स में लाइटिक एंजाइम्स भरे होते हैं जो कि इसको हेल्प करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन में। एक्रोसोम गोल्गी बॉडी से डिराइव्ड है और इसमें लाइटिक एंजाइम्स फील्ड होते हैं जैसे कि हाई एल्यूरोनिडेज, जोनालाइसिन, एक्रोसिन उसी को बोलेंगे, या फिर स्पर्मलाइसिन। ये सारे एंजाइम्स इस हेड वाले रीजन में प्रेजेंट एक्रोसोम में फील्ड होते हैं। यह कैप लाइक स्ट्रक्चर है। एक्रोसोम के पीछे पाया जाता है स्पिंडल शेप्ड स्ट्रक्चर न्यूक्लियस। एक्रोसोम के पीछे हेड के पोस्टीरियर रीजन में स्पिंडल शेप्ड स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, जेनेटिक मटेरियल इस न्यूक्लियस के पास होता है। फिर पीछे आएंगे तो यहाँ पे नेक रीजन में पाया जाता है सेंट्रियोल। 2 सेंट्रियोल हैं ऊपर की तरफ, यहाँ पे प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल इधर पाया जाता है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। दूसरे को जो कि मिडिल पीस की तरफ है उसे हम बोलते हैं डिस्टल सेंट्रियोल। ये कहलाएगा आपका डिस्टल सेंट्रियोल। जो टूवर्ड्स हेड रीजन है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल,
जो टूवर्ड्स मिडिल पीस है उसे बोलेंगे डिस्टल सेंट्रियोल। यही जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है इसी को स्पर्म देता है सेकेंडरी oocyte को एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे जो आपका डिस्टल सेंट्रियोल है यह बनाते हैं, ये एक्सियल फिलामेंट बनाते हैं। एक्सियल फिलामेंट पूरी मिडिल पीस से होता हुआ टेल रीजन तक जाता है। पूरे मिडिल पीस से होता हुआ यह टेल रीजन तक जाता है। उसी तरीके से पूरे टेल रीजन में ये फैला हुआ है आपका एक्सियल फिलामेंट। ये है एक्सियल फिलामेंट जो कि अराइज हुआ डिस्टल सेंट्रियोल से, या फिर इसको बनाया डिस्टल सेंट्रियोल ने इसको बनाया। इतना पूरा रीजन मिडिल पीस कहलाएगा। मिडिल पीस में स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। मिडिल पीस में स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सोर्स ऑफ एनर्जी है। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। इसी एनर्जी का यूज करके टेल रीजन में मूवमेंट होती है। इसी टेल के मूवमेंट की वजह से ही पूरा स्पर्म आगे की तरफ बढ़ पाता है। तो यहाँ पे स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया पाए जा रहे हैं इस पूरे मिडिल पीस वाले रीजन में। पूरा स्पर्म सराउंडेड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। पूरा स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंड होता है। पूरा स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंड। लेकिन यहाँ पे हेड रीजन में अपर हाफ पार्ट ऑफ न्यूक्लियस, अपर हाफ पार्ट ऑफ न्यूक्लियस और पूरा एक्रोसोम एक और मेम्ब्रेन से सराउंड है जिसे हम बोलेंगे ग्लिया कैपिटिस। इसे बोला जाता है, इसे कहेंगे ग्लिया कैपिटिस। फिर यहाँ से हाफ लोअर पार्ट ऑफ न्यूक्लियस, हाफ लोअर पार्ट ऑफ न्यूक्लियस प्लस होल मिडिल पीस कवर्ड होता है एक नेक्स्ट मेम्ब्रेन से, एक और मेम्ब्रेन से कवर्ड है जिसे हम बोलते हैं मैनचिटी लेयर। इसे कहा जाता है मैनचिटी लेयर कहा जाएगा। यहाँ पे एक और सेंट्रियोल यहाँ पे प्रेजेंट होता है। यहाँ पे एक और सेंट्रियोल है जिसे हम बोलते हैं रिंग सेंट्रियोल। इसे कहते हैं रिंग सेंट्रियोल, या फिर इसी को बोला जाता है एन्युलस रिंग या फिर जेनसन्स रिंग इसी को कहते हैं। इसी रिंग सेंट्रियोल को ही बोला जाता है। जो हमारा टेल रीजन है इसको भी हम दो पार्ट में, दो भागों में बांट लेते हैं। पहले मिडिल पीस की तरफ इसका जो पार्ट है वो कहलाएगा मेन पीस। लास्ट वाला जो रीजन है वो कहलाता है एंड पीस। ये कहलाएगा एंड पीस कहलाता है। क्लियर? तो इस तरीके से स्पर्म को हमने इतने पार्ट में बांटा, हेड, नेक, मिडिल पीस, टेल रीजन। हेड को भी दो पार्ट में बांट लेते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर पार्ट ऑफ हेड। हेड के एंटीरियर रीजन में एक्रोसोम है। एक्रोसोम गोल्गी बॉडी से डिराइव्ड है और एक्रोसोम में लाइटिक एंजाइम्स फील्ड होते हैं। ये लाइटिक एंजाइम्स जैसे कि हाई एल्यूरोनिडेज, एक्रोसिन या फिर जोनालाइसिन, स्पर्मलाइसिन, ये सारे एंजाइम फर्टिलाइजेशन के टाइम इसकी हेल्प करते हैं फॉर द ब्रेकिंग ऑफ कोरोना रेडियाटा जोना पेलोसिडा लेयर ऑफ सेकेंडरी oocyte। उस काम में ये सारे एंजाइम्स हेल्प करते हैं। हेड के पोस्टीरियर रीजन में स्पिंडल शेप्ड न्यूक्लियस है। यह न्यूक्लियस क्रोमोसोम्स या फिर जेनेटिक मटेरियल को कैरी करता है। प्लस यहाँ पे कुछ बेसिक नेचर के प्रोटीन पाए जाते हैं जिन्हें हम प्रोटामाइंस बोलते हैं। यहाँ पे कुछ बेसिक नेचर के प्रोटीन हैं जिनको हम प्रोटामाइंस बोलते हैं। हेड रीजन के बाद आपका नेक रीजन है। नेक में दो सेंट्रियोल है जो हेड की तरफ या फिर टुवर्ड्स न्यूक्लियस जो सेंट्रियोल है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल बोलते हैं। यही प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल फर्टिलाइजेशन के टाइम सेकेंडरी oocyte को ट्रांसफर होता है। तो सेकेंडरी oocyte अपना रुका हुआ मियोसिस सेकेंड कंप्लीट कर लेता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल ऑफ स्पर्म्स की हेल्प से। डिस्टल सेंट्रियोल जो टुवर्ड्स मिडिल पीस है उसे हम डिस्टल सेंट्रियोल बोलते हैं। डिस्टल सेंट्रियोल्स एक्सियल फिलामेंट बनाएगा जो पूरे मिडिल पीस से रन करता हुआ एंड पीस ऑफ टेल रीजन तक आता है। यहाँ पे जो आपका मिडिल पीस है यहाँ पे स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाएंगे। ये माइटोकॉन्ड्रिया सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल। टेल की मूवमेंट की वजह से ही हमारा स्पर्म मोटाइल हो पाता है। नेक्स्ट,
पूरा स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड है, बट अपर हाफ पार्ट ऑफ न्यूक्लियस पूरा एक्रोसोम एक अनदर मेम्ब्रेन से कवर्ड है, जिसे हम ग्लिया कैपिटिस कहते हैं। हाफ लोअर पार्ट ऑफ न्यूक्लियस, नेक प्लस होल मिडिल पीस, ये एक अनदर मेम्ब्रेन से, एक दूसरी मेम्ब्रेन से कवर्ड है, जिसे हम बोलेंगे मैनचिटी लेयर। क्लियर? ये रहा आपको अबाउट स्पर्म, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म्स एंड किस तरीके से हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस को।